हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में। उसके बाद चर्चा करेंगे कि लिक्विड प्रेशर क्या है और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये 3 टॉपिक्स ग्रेविटेशन चैप्टर में सीबीएसई की किताब में दी हुई है क्लास 9 में, इसलिए इसको शुरुआत करते हैं। थ्रस्ट और प्रेशर ये रिलेटेड कैसे हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए, पहला टॉपिक है थ्रस्ट। थ्रस्ट होता क्या है? थ्रस्ट का मीनिंग है कि मान लीजिए ये सरफेस है और सरफेस पर परपेंडिकुलर फोर्स पड़े, मीन्स फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन अ सरफेस, और the perpendicular force acting on a surface is called thrust. अब इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जो थ्रस्ट टी है, ये न्यूमेरिकली देखा जाए तो वो एक्चुअल में फोर्स है। अब आगे डिस्कस करते हैं कि प्रेशर तब क्या आता है। अब यही थ्रस्ट एक गिवन एरिया पर एक्ट करे। मान लीजिए कि ये टेबल टॉप है और इस पर एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को आप रख दिए हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो सरफेस पर एरिया है ये है एरिया ऑफ कांटेक्ट। मतलब सरफेस के कांटेक्ट में वास्तव में वो एरिया है, और इसका जो भी वजन है दैट इज वेट ऑफ दिस सिलेंडर, और वेट फोर्स ही तो होता है, क्योंकि वेट का डेफिनेशन क्या है? द फोर्स एक्टिंग द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। इसलिए ये फोर्स है और ये एक्ट कर रहा है इस यूनिट एरिया पर। तो डेफिनेशन प्रेशर का क्या होगा? तो प्रेशर का डेफिनेशन होना चाहिए कि द थ्रस्ट एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। इसका मतलब मैथमेटिकली देखें तो T अपॉन A होगा। आप इसको ऐसा P = F अपॉन A भी लिख सकते हैं। अब इसके यूनिट पर समझने का कोशिश कीजिए। प्रेशर का यूनिट क्या हो सकता है? SI यूनिट ऑफ प्रेशर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है। तो प्रेशर का फोर्स होता है मतलब न्यूटन बाय एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, इसलिए प्रेशर का यूनिट होगा न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। अब एक साइंटिस्ट थे जो इस पर स्टडी किए थे, उनका नाम था ब्लेज पास्कल। तो in his respect, अब आदर क्यों दे रहे हैं कि प्रेशर का यूनिट का ही नाम पास्कल हो जाए? क्योंकि
ब्लेज पास्कल ने काफ़ी स्टडी किया था इस पर, प्रेशर टॉपिक को लेकर और भी चीज़ें, लेकिन इस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए कहेंगे कि ही हैड स्टडीड सो मच ऑन प्रेशर, सो गिविंग हिम रेस्पेक्ट वी फॉलो दैट यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। SI unit of pressure is Pascal, या पा शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब समझिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि प्रेशर का यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर है, इसलिए जब कंप्लीट लिखिएगा तो छोटा p से शुरू कीजिएगा स्मॉल लेटर में, और जब शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा तब कैपिटल P स्मॉल a, पा, ये लिखना है। जैसे कि न्यूटन, जब पूरा लिखना है 10 न्यूटन, तब वहाँ पर 10 N कैपिटल होगा, बट इफ यू आर राइटिंग कंप्लीटली देन यू विल हैव टू राइट 10 न्यूटन। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इन जनरल wherever we use scientist's name as the unit of any physical quantity. ओके, ये रहा पास्कल के बारे में। अब कोई आपसे पूछे कि डिफाइन 1 पास्कल, तब आप क्या बताएंगे? तो ध्यान रहे, 1 पास्कल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन a 1 स्क्वायर यूनिट एरिया, तब उसको कहा जाएगा 1 पास्कल। अब आगे रिलेशन को समझिए। Relation between pressure and area of contact. Area of contact, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस टॉपिक से आपको न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाएंगे और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस। मान लीजिए, अब यहाँ पर समझिए, वी नो प्रेशर इज इक्वल्स टू F अपॉन एरिया। जब F अपॉन एरिया है, और वहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि फोर्स या कहिए वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये तो कांस्टेंट होता है किसी ऑब्जेक्ट के लिए। मान लीजिए आपको एक पैर से खड़ा होना है या 2 पैर से आप खड़े हैं जमीन पर। एक पैर से खड़े हैं तो एरिया ऑफ कांटेक्ट आधा हो जाएगा, हाफ, बट इफ यू आर स्टैंडिंग विथ बोथ द फीट देन एरिया बिकम्स डबल। इन दिस सिचुएशन यू शुड रियलाइज दैट आपका बॉडी का वजन, द वेट ऑफ योर बॉडी remains constant, only the area of contact changes। अब इसलिए यहाँ से समझ में आ जाएगा कि P जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कांटेक्ट है। इसका मीनिंग ये है कि इफ एरिया डिक्रीजेस, यानी एरिया ऑफ कांटेक्ट डिक्रीजेस, देन प्रेशर इंक्रीजेस। प्रेशर इंक्रीजेस। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए 1-2 एग्जाम्पल लेंगे और इसको समझेंगे। सो यू कैन नोट डाउन अप टू हियर।
Okay, let's understand taking an example. Some examples लिया जाए समझने के लिए। कॉन्सेप्ट बेस्ड को समझिए। Why is it easier to cut vegetables with a sharp knife? आसान क्यों होता है? अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए चाकू बहुत धार है तो उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट जो होगा वो बहुत कम होगा। तो अभी क्या समझे हैं कि एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। अब ब्लंट नाइफ को लीजिए जिसका धार नहीं है, एज शार्प नहीं है, मीन्स एरिया ऑफ कांटेक्ट इज मोर। इन दैट केस प्रेशर विल गेट रिड्यूस्ड। अब समझे, एरिया ऑफ कांटेक्ट यानी शार्प नाइफ है तो एरिया कम है इसलिए प्रेशर ज़्यादा होगा तो जल्दी कटेगा। एरिया ऑफ कांटेक्ट मोटा हो जाए, ब्लंट है, तब उस सिचुएशन में प्रेशर कम पड़ेगा इसलिए वेजिटेबल आसानी से नहीं कटेगा। इस बात को समझना चाहिए। तो a sharp knife has lesser area of contact compared to a blunt knife. Thus, pressure is more using a sharp knife. तो आसानी से काटेगा। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कांटेक्ट। ये कॉन्सेप्ट है समझने का। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन से अगर यदि देखिएगा, मान लीजिए कि एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक का मान लीजिए कि ये 5 मीटर है और ये 2 मीटर विड्थ है। और मान लीजिए इसका जो वेट है, हाइट ले लेते हैं 1 मीटर, इसका वेट मान लिया जाए कि 5000 न्यूटन है। अब इमेजिन कीजिए, इसको दो कंडीशंस में एनालाइज करते हैं कि किस कंडीशन में ज़्यादा प्रेशर ग्राउंड पर एक्सर्ट करेगा। केस 1 समझिएगा। अभी जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है, मान लीजिए उसका लेंथ और ये ब्रेथ टच कर रहा है। ये एरिया ऑफ कांटेक्ट की बात कर रहे हैं, मतलब जो ब्रॉड एरिया है वो जमीन पर टच कर रहा है तो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा सरफेस पर। तो प्रेशर जो होगा वो फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स है, हम लोग लिए हैं 5000 न्यूटन और एरिया हो गया 5 मीटर इंटू 2 मीटर। अब ध्यान दीजिए कितना आएगा, कैंसल कीजिएगा।
5000 बाई 10 मीटर स्क्वायर, आंसर आएगा 5000 पास्कल। प्रेशर विल बी 5000 पास्कल। केस 2 को लीजिए, सेकेंड केस। सेकेंड केस, मान लीजिए ये स्टैंडिंग पोजीशन में है इस तरीके से, मतलब एरिया ऑफ कांटेक्ट को अगर यदि एनालाइज कीजिएगा तो ये वाला एरिया ऑफ कांटेक्ट है। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना है? 2 मीटर, और ये हाइट है 1 मीटर हमने लिया था। यहाँ नहीं समझ में आए तो समझिए कि यही वाला कांटेक्ट में है, इसका मतलब 2 मीटर और 1 मीटर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रेशर क्या आएगा? प्रेशर इन केस 1, प्रेशर इन केस 2 क्या आएगा? फोर्स तो उतना ही है क्योंकि वजन उसका उतना ही रहेगा, कांस्टेंट है। In this case, you try to understand that area of contact is 2 meter into 1 meter. काटिएगा तो आएगा कितना? 2500 पास्कल आएगा। मतलब प्रेशर 2 जो हुआ सेकेंड केस में वो 2500 आया। कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन यही निकला कि जब एरिया ऑफ कांटेक्ट घट जाता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 स्क्वायर मीटर है एरिया और यहाँ पर एरिया है। तो यहाँ पर कंक्लूजन में ये समझना होगा कि एरिया इन केस 1 जो था वो ज़्यादा था देन एरिया इन केस 2। तो रिजल्ट क्या निकला? एरिया ज़्यादा था तो प्रेशर कम आया, इसीलिए प्रेशर जो है 1 कम हो गया देन प्रेशर इन सेकेंड केस। इसका मीनिंग ये निकला कि प्रेशर इंक्रीजेस with decrease in area of contact। तो ये लाइन जो है वो इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट एनालिसिस का पार्ट है कि हम लोग कब प्रेशर और एरिया में क्या रिलेशन है। अब आगे बढ़ेंगे। लार्ज डैम्स का इश्यूज है पर उस पर अभी बाद में डिस्कस करेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। लिक्विड प्रेशर, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कुछ बातें हैं जो आपको नोट कर लेना चाहिए। न्यूमेरिकल्स जब आप सॉल्व करेंगे तो इन सब समस्याओं को झेलना पड़ेगा। आपको समझना होगा फोर्स का यूनिट को, इसके जो यूनिट्स आपको जानना चाहिए। 1 ग्राम फोर्स कहीं पर दिया हो सकता है, या मान लीजिए कि 1 kgf
1 किलोग्राम फोर्स में 9.8 ग्राम फोर्स होता है। ये पहला बात आपको ध्यान में रखना होगा। ये अब आगे किलोग्राम फोर्स, यहाँ पर कंफ्यूजन है, इसको अवॉइड कीजिए कि 1 न्यूटन SI यूनिट का फोर्स है जो कि 9.8 kgf के फॉर्मेट में है। वन kgf इज इक्वल टू कितना न्यूटन? तो यहाँ पर दोबारा हम सब बताते हैं कि कुछ बातें हैं जो आपको नोट करना चाहिए, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। 1 kgf में 9.8 न्यूटन फोर्स होता है। दूसरा बात, एरिया कभी कभी आपको अदर यूनिट्स में रह सकता है, तो कन्वर्जन को समझिए। सब मल्टीपल्स ऑफ लेंथ, ये आपको समझना होगा। जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। जब छोटा से बड़ा आइएगा, हर एक स्टेप में 10 से डिवाइड करना होगा, बड़ा से छोटा जाइएगा 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए समझिए, आपसे पूछा जाए कि 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तब तो आपको बताना चाहिए 1 किलोमीटर। यहाँ से आगे बढ़िए, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब 10 का पावर 5 सेंटीमीटर होगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, 1 डेसीमीटर में कितना मीटर होगा, तो डेसी से मीटर इधर आना है, मतलब डिवाइड करना है। डेसीमीटर से मीटर, तो यहाँ एक ही स्टेप है, इसीलिए आप डिवाइड करेंगे तो होगा 1/10 मीटर। अब इसी को एरिया के कॉन्सेप्ट में कैसे बदलिएगा? मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है 1 मीटर स्क्वायर में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ध्यान दीजिए, इसका कन्वर्जन ऐसा है, 1 मीटर स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो ये हो जाएगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। आप यहाँ से समझ सकते हैं
1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 स्टेप जाना है तो 2 जीरोस लगेंगे, मतलब 100। इसी प्रकार यहाँ पर फिर से है तो 100 सेंटीमीटर। तो ऑल टुगेदर वी कैन राइट 10 to the power 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा 1 मीटर स्क्वायर का वैल्यू। अब इसका रिवर्स भी हो सकता है। मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि ऐसा यूनिट का इशू है तो ये प्रॉब्लम आ सकता है आपके साथ। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को लिखिएगा 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, तब क्या लिखिएगा? 1-2 स्टेप, मतलब 100 से डिवाइड करेंगे तो 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर। So we can write 1/10 to the power 4 मीटर स्क्वायर या फिर 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर इज इक्वल, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर होगा। ये ध्यान रखना है, ये काम आएगा आपको जब सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अब आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्सेप्ट आता है लिक्विड प्रेशर का। लिक्विड प्रेशर मतलब द प्रेशर exerted by a stationary liquid, मतलब रेस्ट पर है अभी लिक्विड on the walls and at the bottom of a container। इसका मीनिंग को समझिए कि लिक्विड प्रेशर इसी को कहा गया है। मीनिंग ये है कि कंटेनर में लिक्विड है, तो लिक्विड जो है वो वाल में प्रेशर डालेगा और बॉटम पर, और लिक्विड ऐसा भरा हुआ है। तो लिक्विड इज एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द वॉल्स, ऑल द वॉल्स, यहाँ याद रखना है, ऑन ऑल द वॉल्स एंड एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, तो इसे कहा गया है लिक्विड प्रेशर। अब कुछ रूल्स हैं रिलेटेड टू लिक्विड प्रेशर, उसको ध्यान दीजिए। और अगर वो गैस है तब क्या होगा? मान लीजिए कि ये क्लोज्ड बैलून है और यहाँ गैस भरा हुआ है, इसके अंदर में गैस भरा हुआ है, देन it will exert pressure on all the walls of the container, अब ऊपर लिक्विड तो एक्सर्ट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर खुला है तो ये ऊपर सरफेस पर नहीं एक्सर्ट कर रहा है, लेकिन कोई चीज को डुबाइएगा तो उस पर फोर्स एक्ट जरूर करेगा, उसको आप थ्रस्ट कहेंगे। आगे समझते हैं। तो ये लिक्विड प्रेशर है। हालांकि फ्लूइड का कॉन्सेप्ट ये है, आपको जानना चाहिए, फ्लूइड मतलब एनीथिंग विच फ्लोस, जो बहे, जो बहता है वो फ्लूइड है। फ्लूइड लिक्विड हो सकता है और फ्लूइड गैस हो सकता है। अब आगे बढ़ने से पहले ध्यान दीजिए कि लिक्विड प्रेशर यानी फ्लूइड प्रेशर पर भी यहाँ डिस्कशन होगा। बेसिकली वी विल फोकस आवर डिस्कशन टू लिक्विड प्रेशर, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट गैसियस प्रेशर। ओके, ठीक है, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से।
यहाँ पर समझेंगे हम लोग कि मैथमेटिकल रिलेशन क्या हो सकता है। मैथमेटिकल रिलेशन फॉर अ सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट। मान लीजिए सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट immersed in a liquid। अब इसको ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि एक बड़ा कंटेनर है और इसके अंदर में एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट को हमने डुबा रखा है। तब यहाँ पर आपको समझना होगा कि जो प्रेशर एक्सपीरियंस होगा एट द बॉटम वो क्या होगा। मतलब यहाँ पर प्रेशर एट बॉटम क्या होगा, कितना प्रेशर पड़ेगा, ये आपको समझना है। लिक्विड ठीक है प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उस चीज को समझने के लिए जैसे हाइट के साथ प्रेशर बढ़ते चला जाता है, डेंसिटी के साथ प्रेशर बढ़ता है, तो वो कितना होगा समझिए। मान लीजिए ये यहाँ तक पूरा भरा हुआ है लिक्विड, तो इसी को एनालाइज करना है। देखिए हम लोगों को पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर फोर्स का मतलब हो गया मास इनटू ग्रेविटी, और मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं इनटू जी। अब कैसे लिख सकते हैं इसको ध्यान दीजिए। देखिए डेंसिटी जो है इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम होता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि मास के जगह पर हम डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर डी लिखेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, डी फॉर डेंसिटी। अब आगे ध्यान दीजिए, वॉल्यूम को चेंज करने का कोशिश करेंगे। हियर वी हैव इमर्स्ड सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट, तो यहाँ जो कंटेनर है इसका वॉल्यूम जो होगा वो पाई आर स्क्वायर एच होगा। अब देखिए वॉल्यूम, अगर यदि वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट जो डूबा है उसका होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, क्योंकि वो सिलेंडर है, और पाई स्क्वायर मतलब ए इंटू एच, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू ए इंटू एच। तो यहाँ पर ये जो है वॉल्यूम एट बॉटम ए विथ एरिया ए है, तो ठीक है। तो देयरफॉर अब यहाँ पर इसी फॉर्मूला में पुट करेंगे डेंसिटी वॉल्यूम की जगह पर ए इंटू एच और जी को रहने दीजिए। अब ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए इक्वेशन 2 है। अब पुट करेंगे, पुट इक्वेशन 2 इन 1, देखते हैं क्या आता है। प्रेशर इज इक्वल टू, फोर्स के जगह पर लिखेंगे डेंसिटी इंटू ए इंटू एच इंटू जी डिवाइडेड बाई ए और ए कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार प्रेशर जो आएगा वो एच डी जी आएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप कुछ बुक्स में देखिएगा डेंसिटी जो है
उसका सिंबल रो के रूप में किया जाता है, RH O। इसलिए हम लोग भी यहाँ पर प्रेशर इज इक्वल्स टू H रो G ऐसा लिखेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज याद रखना चाहिए कि सरफेस पर भी तो कुछ प्रेशर पड़ रहा है, और ये प्रेशर क्या है? तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0। तो एक्चुअल प्रेशर जो पड़ेगा सरफेस पर, एक्चुअल प्रेशर एट द बॉटम ऑफ कंटेनर वो होगा P0 प्लस H रो G। ये हो गया एक्चुअल प्रेशर। तो इन जनरल ये बेसिक जानकारी है लिक्विड प्रेशर के रिलेशन में। अब कंक्लूजन देखिए, इस प्रेशर को ठीक है हम लोग समझ गए। अब कंक्लूजन क्या निकल कर आता है? कंक्लूजन में समझिए, कंक्लूजन यही होगा कि लिक्विड प्रेशर, पहला पॉइंट, प्रेशर इंक्रीजेस विथ हाइट H, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। दूसरा, प्रेशर इंक्रीजेस विथ डेंसिटी ऑफ लिक्विड। एंड तीसरा, प्रेशर इंक्रीजेस विथ ग्रेविटी। इसका मतलब है अर्थ पर सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर का प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, और अगर आप मून पर वही चीज़ को मेजर करेंगे तो प्रेशर कम होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कम है मून में। अब यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम फिगर से समझाते हैं किस तरीके से अलग अलग होगा। देखिए, पहला कंक्लूजन क्या था? कंक्लूजन फ्रॉम H प्रेशर इज इक्वल्स टू HdG। यही था कि एक समझिए, मान लीजिए 3 यहाँ पर होल है और इसमें लिक्विड भरा हुआ है, तो यहाँ वाला पानी सामने गिरता है, यहाँ वाला थोड़ा दूर में गिरता है, और यहाँ वाला ज़्यादा दूर में गिरता है। ये पोर A है, पोर B है, पोर C है। अब समझिए, यहाँ पर हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम कम है, मतलब हाइट एट A जो है वो बहुत कम है, हाइट एट B है और ज़्यादा है, और हाइट एट C जो है वो सबसे ज़्यादा है। इमेजिन कीजिए, इस होल के पास इतना हाइट जो है लिक्विड का वो कॉलम है, B के पास इतना ही है, C के पास इतना है। लॉजिकली यहाँ पर लिखें तो यहाँ से यहाँ तक देखिएगा तो ये हाइट A है, यहाँ से यहाँ तक देखिएगा तो ये हाइट B है, पूरा यहाँ से यहाँ तक देखिए वो हाइट C है। अब स्पष्ट समझ में आएगा आपको हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। जैसे कंक्लूजन क्या निकला कि हाइट
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एक्सर्टेड। मतलब प्रेशर अगर बढ़ाना है, ज़्यादा फोर्स से पानी गिर रहा है, बिकॉज हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इज मोर। इसको समझने के लिए एक कंक्लूजन ले लीजिए कि जैसे आप डैम्स को देखते हैं, डैम्स का वॉल को देखिएगा, वो इस तरीके से बनाया जाता है। और यहाँ पानी है, देखिएगा बेस ब्रॉड है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे ही प्रेशर ज़्यादा होगा। मान लीजिए प्रेशर एट दिस पॉइंट ले लेते हैं, प्रेशर एट ए, और इस पॉइंट पर प्रेशर एट बी। याद रखिएगा प्रेशर एट बी जो होगा वो ज़्यादा होगा देन प्रेशर एट ए, क्योंकि यहाँ पर हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम बहुत कम है या नेग्लिजिबल है। जैसे जैसे प्रेशर, जैसे जैसे डेप्थ ऑफ द डैम बढ़ेगा, उसी प्रकार उस पॉइंट पर प्रेशर बढ़ता जाएगा। अब यहाँ कॉन्सेप्ट अराइज होता है अलग अलग कि अलग अलग लिक्विड में भी होता है। मान लीजिए सेकेंड कॉन्सेप्ट, डेंसिटी ऑफ ए जो है अगर यदि ज़्यादा है तो डेंसिटी ऑफ बी से, तो वहाँ पर याद रखिएगा प्रेशर भी, प्रेशर फॉर ए ज़्यादा होगा देन प्रेशर फॉर बी। इस पर एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए कोई इंजन ऑयल है, घना है, पानी है वो पतला है, तो प्रेशर कौन ज़्यादा एग्जर्ट करेगा? जिसका डेंसिटी ज़्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए कि प्रेशर एग्जर्टेड बाय इंजन ऑयल ज़्यादा होगा देन प्रेशर एग्जर्टेड बाय मान लीजिए केरोसिन ऑयल। तो केरोसिन ऑयल का डेंसिटी जो है वो कम है, इसलिए प्रेशर भी कम होगा। ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट तो बता ही दिए। मान लीजिए, अब ध्यान दीजिएगा, थर्ड कॉन्सेप्ट, ग्रेविटी ऑन मून जो है वो बहुत कम है कंपेयर टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, इसलिए प्रेशर ऑन मून जो होगा वो भी कम होगा देन प्रेशर ऑन अर्थ। तो यहाँ तक का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू HTG। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि बॉयंसी क्या होता है। बॉयंसी ये प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड या फ्लूइड कहिए टू exert upward force on an object immersed in it। ये प्रॉपर्टी है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अपवर्ड फोर्स, और अपवर्ड फोर्स जो एक्ट करता है उसी को कहते हैं अपथ्रस्ट। मान लीजिए ये बीकर है या कंटेनर है और इस पर एक ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है, तो इस पर जो अपवर्ड फोर्स पड़ रहा है यही अपवर्ड फोर्स को कहा गया है FB या अपथ्रस्ट। अब आगे बढ़ते हैं। अपथ्रस्ट
किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, ये ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग अ थ्रस्ट। अब थ्रस्ट पहला डिपेंड करता है कि वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट पर। इमेजिन कीजिए कि बड़े आकार का ऑब्जेक्ट है, उसको डुबाना चाहते हैं तो अब थ्रस्ट ज़्यादा होगा। छोटे आकार का ऑब्जेक्ट है तो अब थ्रस्ट जो है वो कम होगा। यहाँ पर याद रखिएगा कि अब थ्रस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। दूसरा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यहाँ भी ध्यान रखना है। अब थ्रस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड और ये सिंबल है रो। तीसरा, ग्रेविटी पर, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जितना ज़्यादा ग्रेविटी होगा उतना ज़्यादा थ्रस्ट होगा। अब थ्रस्ट के आधार पर हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में ये एनसीईआरटी की किताब में लगभग लास्ट टॉपिक है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये क्या करता है, यहाँ समझिएगा। पहले स्टेटमेंट को समझिए, फिर फिगर ड्रॉ करके समझते हैं। When an object is wholly यानी completely or partially immersed in a fluid experiences an upthrust यानी FB which is equal to the weight of liquid displaced by the submerged volume of object। मतलब डूबे हुए पार्ट का जो वॉल्यूम है उसके द्वारा जो लिक्विड को हटाया जाएगा और उस लिक्विड का वजन जो हटा है विल बी इक्वल टू द थ्रस्ट एक्सपीरियंस्ड। तो यहाँ ध्यान रखिए, मान लीजिए, डायग्राम से समझिए।
मान लीजिए हवा में जब है ये ऑब्जेक्ट धागा पर ऐसा टंगा हुआ है, तो इसका वजन मान लीजिए 200 ग्राम फोर्स है, और उसके बाद स्प्रिंग बैलेंस पर टांग दीजिए इसको। उसी प्रकार इसको डुबाइए, अब पानी में डुबाइए, और उसके बाद जो चेंजेस आएगा, जैसे यहाँ पर आया था 200 ग्राम फोर्स, 300 ग्राम फोर्स मान लीजिए रिवर्स, और यहाँ पर 300 ग्राम फोर्स है। फिलहाल यहाँ से पानी भागने लगता है जब उसको डुबाते हैं, तब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए ये है 100 ml पानी जो है बाहर निकल गया है, और इसमें चेंजेस आया कि अभी फिलहाल 200 ग्राम फोर्स वजन है, मतलब घट गया है। तब आप ध्यान दीजिए कि तो ये है लिक्विड डिस्प्लेस्ड, लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो कॉन्सेप्ट पर जाइएगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल का, तो अब थ्रस्ट कितना होगा, अब थ्रस्ट इज इक्वल टू, अब इसको जब मेजर किया जाएगा 100 ml लिक्विड को, तब ध्यान दीजिए, अब थ्रस्ट इज इक्वल टू कहता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट, और वेट जो है उसको आप निकाल सकते हैं। आपका कॉन्सेप्ट फॉर्मूला क्या है, ध्यान दीजिएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो यहाँ मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ले लीजिए। तो डेंसिटी इन जनरल वाटर का देखिएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर तो वो 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। तो इसलिए यहाँ पर वेट के जगह पर लिखेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी हो गया 1 और 100 उसका वॉल्यूम है, ml में है, तो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो उसको ml में है, 100 ml लिया गया है, और 1 ml में 1 cm³ होता है। तो इसलिए इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि वो 100 ग्राम फोर्स उसका जो होगा वो वेट होगा। अब 100 ग्राम फोर्स आया है, तो 100 ग्राम फोर्स FB आएगा, बिकॉज 100 आया, इसका मीनिंग कंक्लूजन क्या निकलेगा, कंक्लूजन FB। अब मान लीजिए वेट इन एयर जो था माइनस वेट इन जो वाटर है उसमें, वेट इन वाटर, तो वेट इन एयर था 300 ग्राम फोर्स माइनस 200 ग्राम फोर्स, तो आ रहा है 100 ग्राम फोर्स। तो यहाँ पर कंपेयर कीजिए कि जो चेंज इन वेट आया है वो 100 ग्राम फोर्स आया है ड्यू टू FB, तो यहाँ कैलकुलेट किए हैं वो भी, तो इसलिए आपको समझ में आना चाहिए कि इसका वजन, ये पानी का वजन इज इक्वल टू चेंज इन वेट, मतलब लॉस इन वेट। मतलब दूसरे कॉन्सेप्ट में कहें तो लॉस ऑफ वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड।
लॉस ऑफ वेट क्यों, क्या चीज़ है? लॉस ऑफ वेट इसलिए आया क्योंकि वो नीचे से फोर्स पड़ रहा है, नीचे से फोर्स पड़ रहा है, इसलिए ये जो है वो एफ बी है। तो नीचे से फोर्स पड़ रहा है, दैट इज वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड। और ये जो है वो अमाउंट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर आया है। तो इस प्रकार हमें समझ में आ जाता है कि जब हवा में वेट किए तो 300, पानी में डुबा कर वेट किए तो 200 ग्राम फोर्स आया। अब चेक किए कि कितना वेट पानी हट गया है तो पता चला कि नहीं 100 ग्राम फोर्स, मतलब लॉस इन वेट इज इक्वल टू अप थ्रस्ट आया। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट जो है अप थ्रस्ट रिलेटेड समझ में आ जाता है। अब इसका एप्लीकेशंस देखिएगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल का, तो सबमरीन्स को डिसाइड करने में कि शेप कैसा होना चाहिए, साइज किस आधार पर होना चाहिए, या शिप्स जो होते हैं उसका डिजाइन, लैक्टोमीटर है जो डेंसिटी के आधार पर मिल्क का डेंसिटी को मेजर करता है। ज़्यादा लैक्टोमीटर डूब जाए तो दूध पतला है। हालांकि आजकल एक एडल्ट्रेशन किया भी जाता है कि दूसरे कुछ थिकनिंग कंपाउंड्स को मिक्स किया जाता है मिल्क में, दो इट इज़ नॉट गुड प्रैक्टिकली, लेकिन कुछ लोग पैसे के लालच में ये काम करते हैं। अब आगे रिलेटिव डेंसिटी है हमारे कॉन्सेप्ट में, जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 9 में है। इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटिव डेंसिटी इन रिलेशन टू वाटर। कोई भी सॉलिड्स को ले लीजिए या लिक्विड को ले लीजिए, वाटर के डेंसिटी से कंपेयर किया गया है, इसलिए इसका नाम है रिलेटिव डेंसिटी। तो ये समझने में हेल्प करता है कि पानी में अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो डूबेगा या नहीं डूबेगा, वो रिलेटिव डेंसिटी से भी डिसाइड होता है। उसको पहले समझ लेते हैं। रिलेटिव डेंसिटी RD ऑफ ए सब्सटेंस, इसका डेफिनेशन से ही समझिएगा, शॉर्ट में फॉर्मूला में ही मैं लिख देता हूँ। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस to the density of water, density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। अब आप कहेंगे कि वाटर को 4 डिग्री क्यों लिया गया, लॉजिकली दिमाग लगाइए। मान लीजिए ये डेंसिटी है वाटर का, और टेम्परेचर जो है मैक्सिमम डेंसिटी ये 4 डिग्री सेल्सियस पर, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एक्स एक्सिस में लिए हैं और वाई एक्सिस में डेंसिटी को, जो भी हो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो आप पाएंगे कि मैक्सिमम डेंसिटी वाटर का 4 डिग्री पर होता है, इसलिए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहाँ पर 4 डिग्री लिखना बहुत जरूरी है। अब आगे समझिए,
इसको मॉडिफाई करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी मतलब क्या, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। इसे मॉडिफाई कर दीजिए, रिलेटिव डेंसिटी मास ऑफ सब्सटेंस बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। लेकिन इस रिलेटिव डेंसिटी जब भी आप मेजर करेंगे तो याद रखिएगा, मान लीजिए रिलेटिव डेंसिटी बोतल का आप यूज कर रहे हैं, यह है डेंसिटी बोतल कहा जाता है, डेंसिटी बोतल। रिलेटिव डेंसिटी बोतल है। तो करना क्या है, सेम वॉल्यूम लेना है, सेम वॉल्यूम वाटर को भी मेजर कर लेना है और फिर दूसरे लिक्विड जो है उसको भी। तो आसान होगा इसको समझने में। देखिए आप पहले आप मान लीजिए कि आपको पता है कि 4 डिग्री सेल्सियस, मान के चलिए कि इसमें आप लिए हैं 1 लीटर लिया गया है, 1 लीटर आप लिए हैं, तो वॉल्यूम दोनों सेम है, इसलिए कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। तब रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला में क्या चेंज आएगा, मास ऑफ सब्सटेंस बाय मास ऑफ वाटर लेना है, तो भी आपको रिलेटिव डेंसिटी मिल जाएगा। अब देखिए, जनरली देखिएगा तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो है एट 4 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, ये याद रखना है। तो अगर क्वेश्चन आता है, मान लीजिए कैलकुलेट डेंसिटी of a substance whose RD is 18.5, मान लीजिए उसको 18 ही है, 18, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं है। अब प्रोवाइडेड याद रखिएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर आपको दिया गया है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला लगाइए, आर डी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो रिलेटिव डेंसिटी कितना है, 18 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसलिए डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जो आएगा वो भी 18 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। ये आपको समझना है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। कभी कॉन्सेप्ट जो बेस्ड क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि ये जो रिलेटिव डेंसिटी बेस्ड है वो फ्लो करेगा, डूबेगा या नहीं। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस 1.5। सिंपल है, डेंसिटी ऑफ वाटर की तुलना में 1.5 टाइम्स ज़्यादा है, ये आपको समझना है। अब डेंसिटी के आधार पर कैसे समझिएगा कि कोई ऑब्जेक्ट को पानी में डूबेगा या नहीं डूबेगा। मान लीजिए डेंसिटी नॉर्मल है 1 उस पानी का, तो उसमें आप डुबा पाएंगे या नहीं, कैसे डिपेंड करेगा। 3 कंडीशंस ऑफ फ्लोटेशन को बस समझिए। यहीं पर टॉपिक्स जो है आज का समाप्त हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर दीजिए।
यहाँ पर ये टॉपिक जो है कि प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन को समझा जाए। तो होता है कि इफ thrust of an object is equal or more than the weight of object immersed, if a thrust is equal or more than the weight of object, the object floats in liquid। इन या ऑन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आएगा, आप समझिएगा। थ्री केसेस क्या हो सकता है, थ्री केसेस को ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट पूरा ऊपर में तैर रहा है, कंप्लीटली ऊपर है। इसका मीनिंग ये है कि अब थ्रस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है देन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा, ये तो पहला केस है, केस वन। दूसरा केस ये हो सकता है कि वो लिक्विड के जस्ट नीचे तैरे। सो इफ इट इज फ्लोटिंग जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड, इसका मीनिंग है कि ये ऑलमोस्ट इक्वल है, ऑलमोस्ट इक्वल है देन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। थर्ड केस कुड बी ऑब्जेक्ट हैज सunk, मतलब डूब चुका है। इसका मीनिंग है कि अब थ्रस्ट कम है देन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। जब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट बिल्कुल ज़्यादा हो जाएगा थ्रस्ट से तो ऑब्जेक्ट डूबेगा। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर ख़त्म करते हैं डिस्कशन अबाउट थ्रस्ट, pressure, Archimedes principle, relative density, whatever the topics we have covered in our today's class, ये सभी CBSE के क्लास 9 में डिस्कस्ड हैं। ICSE में थोड़ा सा डिटेल है, पर उस पर भी कभी चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपने समय दिया और आप वॉच किए, समझने की कोशिश कीजिए, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कमेंट करें ज़रूर कि क्या समझ में आया, और अगर कहीं दिक्कत है, परेशानी है समझने में तो भी बताएं हमें, और हम कोशिश करेंगे आपको कि आप समझ सकें। सुनने देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।